अशोक अपने छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पैसे गिन रहा था कि तभी उसका बिजनेस पार्टनर राजेश आकर उससे कहता है, अरे वाह अशोक, इस वर्ष हमारे मैगी के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है। जब मैं तुमसे पार्टनरशिप करने की कह रहा था तब तो तुम बेवजह डर रहे थे। तुमने सही कहा अशोक, मुझे लग रहा था कि ये बिजनेस चलेगा ही नहीं। तभी अशोक के रेस्टोरेंट में काम करने वाला मोहन नाम का व्यक्ति उससे कहता है, इस व्यापार को चलाने में राजेश बाबू का बहुत बड़ा हाथ है सेठ जी। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो रसोई में स्वयं अपने हाथों से ग्राहकों के लिए मैगी तैयार करते हैं। अपने काम से काम रख मोहन। कितनी बार कहा है कि हम पार्टनर्स की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। इतना बोलकर अशोक अपने घर चला गया। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? मैंने और राजेश ने एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, मगर जिसे देखो मेरे पार्टनर राजेश की तारीफ करता है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक भी बस राजेश राजेश ही चिल्लाते रहते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है अशोक। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा नाम ग्राहकों के दिमाग से उतर जाएगा। और अगर किसी दिन राजेश ने तुम्हें व्यापार से अलग कर दिया तो फिर कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारा क्या होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम बताओ मैं क्या करूं? देखो, व्यापार अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह। तुम पूरी तरह से प्रोफेशनल बन जाओ। राजेश तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बुद्धू, कब अकल आएगी तुम्हें? अरे राजेश दिन में इतने पेपर साइन करता है, किसी दिन ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लो। उसके बाद राजेश जीवन भर तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अरे वाह, आज तुमने वो कहावत चरितार्थ कर दी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ होता है। अगले दिन अशोक राजेश के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि राजेश कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ राजेश, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे हाँ अशोक, क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मैंने संतरे का एक छोटा सा बगीचा खरीदा है। मैं अपनी पत्नी और बेटी संध्या को वही दिखाने ले जा रहा हूँ। राजेश की बात सुनकर अशोक मन ही मन बुरी तरह से जल गया। अच्छा, तो अब ये संतरे का बगीचा भी खरीदने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे बिल्कुल सही उपाय बताया है। अशोक मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। ये कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर होने बहुत जरूरी हैं। एक बार इन्हें पढ़ लो। कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है? तुमने आज तक मुझसे जिस भी पेपर पर साइन करवाए हैं, क्या मैंने कभी भी वो पढ़े हैं? तो अब क्यों पढ़ूंगा, साइन कर देता हूँ। इतना कहकर राजेश ने सारे पेपर पर साइन कर दिए। अशोक खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। राजेश अपने परिवार को संतरे का बगीचा दिखाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था कि तभी उसने देखा रोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और एक 10 वर्षीय बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। राजेश तुरंत कार से बाहर निकलकर उस बच्चे से कहता है, क्या हुआ बेटा, कौन है ये और ये घायल कैसे हुए? ये मेरे पिताजी हैं। हम दोनों रोड पार कर रहे थे कि तभी एक तेज कार टक्कर मार के चली गई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना यहाँ से इतने लोग गुजरे। मैंने सबसे मदद मांगी, मगर मेरी मदद किसी ने नहीं की। राजेश उस व्यक्ति को अस्पताल ले गया। डॉक्टर उस व्यक्ति को देखकर राजेश से कहता है, आई एम सॉरी सर, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। राजेश ने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया और उस बच्चे को अपने घर ले आया। बच्चे को रोता हुआ देख राजेश की पुत्री संध्या कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकुश है। तुम चिंता मत करो अंकुश, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तो मुझे तुम अपना पिता ही समझो। अगले दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट चला गया, मगर रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर राजेश बुरी तरह से चौंक जाता है। इस बोर्ड से तो मेरा नाम ही गायब है। इतना कहकर राजेश
सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अशोक के पास जाकर कहता है, अशोक, बोर्ड से मेरा नाम क्यों हटवा दिया? केवल इस बोर्ड से ही नहीं राजेश, इस रेस्टोरेंट से और तुम्हारे घर से भी तुम्हारा नाम हटा दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कल जिन पेपर्स पर तुमने साइन किए थे ना, मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा घर और ये रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया है। अब तुम सड़क के भिखारी हो। ये मेरे साथ धोखा है। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। क्या है ना कि ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। हम दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था, मगर नाम तुम्हारा ही होता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजेश मुंह लटकाकर अपने घर आ गया, मगर घर पर पुलिस को देखकर वो चौंक जाता है। क्या हुआ? मेरे घर पर पुलिस क्यों है? सर, आपका घर मिस्टर अशोक बाबू के नाम हो गया है। अब आप इस घर में नहीं रह सकते, और हाँ, इस घर से कोई भी वस्तु आप लेकर नहीं जा सकते। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमें आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना होगा। राजेश अपनी पत्नी रुचि और पुत्री संध्या और अंकुश को लेकर घर से बाहर आ गया कि तभी भयानक वर्षा होने लगी। अब हम क्या करेंगे? आपके पार्टनर ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे तो ये अंकुश ही मनहूस लगता है। देखो ना पापा, कल ही ये हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं कहते संध्या, इसमें बेचारे अंकुश का कोई दोष नहीं। बेईमान तो मेरा पार्टनर निकला। राजेश अपने परिवार को अपने बगीचे में ले गया और वो सब रात भर संतरे के बगीचे में बारिश से भीगते रहे। सुबह अशोक की पत्नी रुचि राजेश से बोलती है, अब क्या करेंगे जी? कल रात से हम सब भूखे हैं। आपका बिजनेस भी तबाह हो गया। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है रुचि। तब तक इन्हीं संतरों को खाकर काम चला लेते हैं। ना बोलकर राजेश ने एक पेड़ से एक संतरा तोड़ लिया, मगर जैसे ही उसने संतरे को छीला तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। संतरे के अंदर गर्मा गर्म मैगी मौजूद थी। ये क्या पापा? संतरे के अंदर मैगी? ये तो चमत्कार है। तभी राजेश ने देखा कि जो संतरा उसने तोड़ा था वो दोबारा वहाँ पर फिर से उग आया। राजेश मुस्कुराता हुआ अपने परिवार की ओर देखकर कहता है, ये कैसे हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता। इसके बारे में तो बाद में पता लगाऊंगा, लेकिन मैगी की खुशबू बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगी। लेकिन राजेश, हमारे पास तो अब कोई जगह भी नहीं है। हिम्मत मत हारो, हमारा ये बगीचा हाईवे के किनारे है। हम यहीं पर एक छोटा सा लकड़ी का अपने हाथों से रेस्टोरेंट बनाएंगे और संतरा मैगी बेचेंगे। राजेश और उसका परिवार जंगल से लकड़ियां काट के ले आए और मेहनत से लकड़ियों का सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाने में जुट गए। कुछ दिन की मेहनत के बाद वहाँ पर वो सब ठीक ठाक देखने वाला रेस्टोरेंट बनाने में कामयाब हो गए। राजेश संतरे छीलकर बैठ गया। तभी एक लग्जरी कार वहाँ पर आकर रुक गई। तुम्हारा नाम तो राजेश है ना? तुम्हारे हाथ की मैगी तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है, लेकिन जो मैगी मैं इस समय देख रहा हूँ वो तो बहुत ही अद्भुत है। एक बार आप इसे खाइएगा तो खाते ही रह जाइएगा। ये संतरा मैगी है। और एक संतरा मैगी की कीमत क्या है? वैसे तो ये अनमोल है सर, फिर भी आपके लिए इसकी कीमत 2000 रुपए है। बलवान आदमी ने तुरंत 2000 रुपए राजेश को पकड़ा दिए और मैगी खाते हुए चटकारे लेने लगा। इससे ज्यादा स्वादिष्ट मैगी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। मैं एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। क्या तुम इस संतरा मैगी की सप्लाई मेरे 5 स्टार होटल में करोगे? बिल्कुल करूंगा सर। राजेश उस दिन से 5 स्टार होटल में संतरा मैगी की सप्लाई करने लगा और अपने लकड़ी के रेस्टोरेंट में भी बैठकर संतरा मैगी बेचने लगा। कुछ ही दिनों में राजेश की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। उसने बगीचे के आसपास की सारी जमीन खरीद ली और उसने वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवा लिया। हमारी संतरा मैगी सारे शहर में प्रसिद्ध हो चुकी है, मगर अभी तक हम इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि बगीचे में उस एक पेड़ पर संतरे के अंदर मैगी कैसे निकलती है।
यही तो मैं सोच रहा हूँ, हम सब रात के समय जितने भी संतरे तोड़ते हैं, अगले दिन वहाँ पर संतरे फिर से उगाते हैं। तभी रुचि की नजर मुस्कुराते हुए अंकुश पर पड़ी, जो कि संध्या के साथ खेल रहा था। हो ना हो, अंकुश हमारे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। एक रात राजेश सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर संतरे के पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि अंकुश की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी। उन रंग बिरंगी किरणों से पूरे संतरे का पेड़ प्रकाश की रोशनी से नहा रहा था। राजेश आश्चर्य से अंकुश की ओर देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? तभी अंकुश राजेश की ओर देखकर कहता है, मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरा रहस्य आपके सामने आ ही जाएगा। आपके संतरे के पेड़ पर जो मैगी निकलती है, उस चमत्कार को मैंने ही किया है। दरअसल मैं और मेरे पिता इस पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के वासी थे, जो कि इंसान बनकर यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, मगर मेरे पिता एक्सीडेंट में मारे गए। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम्हारे इस जादुई संतरे के पेड़ से मैगी हमेशा निकलती रहेगी। राजेश को पूरा रहस्य समझ आ चुका था। एक दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त अशोक रोता हुआ वहां आकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, जिस पत्नी के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी, वही पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई और मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया उसने। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है अशोक, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पार्टनर के तौर पर नहीं रखूंगा। तुम मेरे रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम वेटर बनने के ही काबिल हो, पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। राजेश की बात सुनकर उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी और राजेश की संतरा मैगी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सुनीता सुबह सुबह अपनी सब्जी का ठेला उठाकर शहर में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ घरों से औरतें निकलकर उसकी सब्जी खरीदने आती हैं। वाह सुनीता, आज की सब्जी तो बहुत ताजा लग रही है। मैडम, सुनीता की सब्जी तो हमेशा ही ताजा रहती है। सुनीता, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो मैडम। अरे सुनीता, हमें लूट तो मत। महंगाई के जमाने में मेरी खुद की हालत खराब है, मुझे बहुत कम पैसा बचता है, तो मैं आपसे कैसे लूट सकती हूँ। सुनीता, तेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हुआ, जिसके लिए तू बहुत परेशान थी? जी मैडम, अभी तो मैंने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया है। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तो बढ़िया है। तू अपनी बेटी को खूब पढ़ाना, उसे अपनी तरह सब्जी बेचने में मत लगा देना। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुनीता सब्जी बेचकर वहाँ से अपना ठेला लेकर चली जाती है। रास्ते में बहुत बारिश होने लगती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी बेटी पूर्वी उसका इंतजार कर रही होती है। तुम आ गई माँ, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। नई स्कूल टीचर ने 3 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा? मैंने तो आज ही अपनी सब्जियों का स्टॉक नया कर लिया है। अगर तूफान आ जाएगा तब तो सब्जियां खराब हो जाएंगी। भगवान करे ऐसा ना हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। उसके बाद सुनीता और पूर्वी खाना खाते हैं और पूर्वी सुनीता की गोद में सो जाती है। इस समय सुनीता को अपने पति की याद आ रही होती है। आज अगर वो जिंदा होते तो पूर्वी के लिए भी कितना अच्छा होता। मैं अपनी परेशानियां उनसे बांट पाती। भगवान न जाने ऐसा क्यों करते हैं। हे भगवान, कल तूफान ना आए और मेरी सब्जियां खराब ना हो, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। रात को बहुत भयंकर तूफान आता है, बारिश होती है और ओले भी गिरते हैं। सुनीता उठकर देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो बस भगवान से यही प्रार्थना करती है
कि ये तूफान जल्दी ही थम जाए। एक पूरा दिन बारिश होती है, अगले दिन भी पूरा दिन बारिश होती है। ऐसे ही ये बारिश 3 दिन तक होती रहती है। सुनीता अपनी आंखों के सामने सब्जियों को खराब होते देख रही होती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। तीसरे दिन जाकर जब बारिश रुकती है तो सुनीता अपनी सब्जियों के पास जाकर उनका हाल देखती है। वो सभी खराब हो चुकी होती हैं। हे भगवान, हमारी सहायता करो। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम ही बचे हैं। इसमें तो घर का खाना पीना भी बस 1 सप्ताह तक का ही निकल पाएगा। और अब मैं नई सब्जियां कैसे खरीदूंगी? सुनीता अपनी परेशानी पूर्वी के सामने जाहिर नहीं करती और उसे स्कूल छोड़ते हुए वो बाजार की तरफ निकल जाती है। वहाँ वो भगवान के मंदिर जाती है। वहाँ उसके सिवा एक और औरत एक बड़ा सा बोरा लेकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वो औरत भी बहुत परेशान दिख रही थी। इस तूफान में आपका भी कोई नुकसान हो गया क्या? आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अयो, मेरा नाम चिन्नम्मा है। ये जो तूफान हुआ उसमें मेरा हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा नारियल पानी का बिजनेस था। तूफान की वजह से बहुत सारे नारियल पानी भी गिर गए। अब मैं उन सबको लेकर यहाँ बेचने आई हूँ, पर वो बिक ही नहीं रहे। इसलिए मैं भगवान से मदद की प्रार्थना कर रही हूँ जी। इसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता दोनों साथ में मार्केट की ओर जाते हैं। वहाँ सुनीता को बहुत भूख लग रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर मैगी बिक रही है। चिन्नम्मा और सुनीता देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मैगी के प्रकार लिखे हैं। ये एक ही मैगी कितने तरह से बेचते हैं। इनकी दुकान में भीड़ भी कितनी लगी है। अयो, मुझे तो इनकी मैगी भी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ कोकोनट के टेस्ट वाली मैगी मिलती है। ऐसी मैगी यहाँ कहीं नहीं मिलती जी। ये बात सुनीता को बड़ी अच्छी लगती है। वो चिन्नम्मा का नंबर ले लेती है। उस दिन दोनों अपने अपने घर जाकर बड़ी परेशान होती हैं। दोनों बेसहारा होती हैं और तूफान में उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। चिन्नम्मा को अपने पति के गुजरने का बहुत दुख होता है और अपने नारियल को बेचने का वो प्रयास कर रही होती है। उधर सुनीता का इकलौता सहारा पूर्वी होती है। उसकी चिंता होती है कि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो पूर्वी की फीस कैसे भरेगी और उसे अच्छे से कैसे पढ़ाएगी। सुनीता की गोद में पूर्वी सो रही होती है। तभी सुनीता को एक आइडिया आता है। वो चिन्नम्मा को फोन लगाती है और अगले दिन मिलने को बोलती है। अगले दिन चिन्नम्मा और सुनीता मिलते हैं। चिन्नम्मा, क्या तुम्हें तुम्हारे नारियल के कोई खरीदार मिले? नहीं जी, मुझे तो कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। न जाने मैं क्या करूँगी। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं, जिससे तुम्हारी परेशानी भी मिट जाएगी। और अगर ये काम चल गया तो फिर हम दोनों मिलकर खूब पैसे भी कमा सकते हैं। आपका आइडिया क्या है जी? क्यों ना हम एक ऐसी मैगी बनाएं जो आज तक इधर किसी ने नहीं खाई हो। हम उस मैगी को साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। उसे हम नारियल पानी में बनाएंगे और जो खाली नारियल बचेगा उसी में सर्व करेंगे। बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। मेरे पास कुछ बचे हुए पैसे हैं और तुम अपने नारियल दे देना। अगर ये आइडिया काम कर गया तो फिर हम दोनों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, रिस्क तो बहुत है जी, पर मेरे नारियल ऐसे भी खराब ही हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। सुनीता बचे कुचे पैसों से खूब सारी मैगी खरीद लेती है और फिर वो दोनों मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं, जिस पर नारियल मैगी वाली लिखा होता है। वहाँ के लोगों ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। लोगों में इस बात की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये क्या नई चीज है। शुरू में उनकी दुकान पर 1-2 लोग आते हैं। उनका खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसी डिश आज तक उन लोगों ने नहीं खाई थी। वाह, ये तो कुछ अलग है। इन्होंने नारियल पानी में ही मैगी बनाई और नारियल में ही सर्व भी कर रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। वाह! सुनीता और चिन्नम्मा को इस बात की खुशी होती है कि उनकी दुकान अच्छी चल रही है। धीरे धीरे उनकी मैगी पूरे शहर में फेमस हो जाती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। सुनीता को इस बात की खुशी होती है
कि उसका रिस्क उठाना कामयाब हुआ। वो अब अपनी बेटी पूर्वी को भी अच्छे से पढ़ा पाती है। उसके बाद चिन्नम्मा और सुनीता एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों मिलकर बहुत कामयाब होते हैं। एक दिन ऐसे ही पूर्वी जब सुनीता की गोद में सो रही होती है, तब सुनीता सोचती है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वो तूफान नहीं आता तो फिर वो जिंदगी भर सब्जियां ही बेचती रहती और कुछ नया नहीं कर पाती। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में सारी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और किसी भी चीज के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। नितुंजी नाम का एक गांव था जहां पर अनिल नाम का आदमी पकौड़ा बेचा करता था। अनिल अपनी पत्नी निशा के साथ रहा करता था। ठीक अनिल के पकौड़े की दुकान के सामने कुलदीप नाम के व्यक्ति ने चाय और शहर की प्रसिद्ध ओरियो बिस्किट बेचना शुरू की थी। कुलदीप और अनिल एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। एक दिन कुलदीप और अनिल रास्ते में मिले। अरे भाई अनिल, पकौड़े कैसे बिक रहे हैं तुम्हारे? अरे भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुम ये शहर की ओरियो नाम के बिस्किट लेकर आए हो ना, तब से सबको चाय के साथ इसी बिस्किट को खाना है। अब क्या बताऊं अनिल भाई, धंधा तो मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा है। कभी आपके पास ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं तो कभी मेरे पास। एक काम कीजिए, अपने पकौड़े को बेचना बंद कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, मेरी दुकान तुमसे पहले शुरू हुई थी, इसीलिए तुम अपनी दुकान बंद करो। मैं तो नहीं बंद करूंगा अपनी दुकान। तो फिर मैं भी बंद नहीं करूंगा अपनी दुकान। दोनों एक दूसरे से झगड़कर अपनी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। और दूसरी ओर जमींदारनी नीतू अपने चेले टीटू को कहती है, टीटू, मुझे एक नया व्यापार खोलना है, बता हम क्या कर सकते हैं? मालकिन, आजकल मैंने देखा है कि गांव में शहरी पकवान ज्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना है कि मैगी नाम का कोई पकवान बहुत ज्यादा बिक रहा है गांव में और स्वादिष्ट भी होता है। अगर ऐसा है तो कल से हम वो मैगी ही बेचेंगे, वो भी स्वादिष्ट बनाने वाला केमिकल को डालकर। जा टीटू, मैगी की सामग्री ले आ और अपने गुल्लू से जो दूसरे गांव में दवाई बेचा करता है, उसे खाने को स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई ले आ। वाह मालकिन, धंधा खुला नहीं और लोगों को ठगने का उपाय भी सोच लिया। आप तो सच में बड़ी लालची निकली। चल फुट, जो लाने कहा है वो लेकर आ, ज्यादा मुंह मत चला। टीटू सामान लेने चला जाता है और शाम तक सारा सामान लेकर आ जाता है। अगली सुबह जमींदारनी गांव में मैगी बेचने लगती है। ले लो मैगी ले लो, ना ओरियो ना पकोड़े, मैगी खा के लोग दौड़े, मैगी खाओ शक्तिशाली हो जाओ। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है और वो मैगी की बात सुनकर रुक जाती है। अरे वाह, मैंने तो सुना है मैगी तो सिर्फ शहर में बिकती है, मगर अब इस गांव में भी बिकेगी मैगी। गांव में मुझे छोड़कर कोई भी मैगी नहीं बनाता। अगर ऐसा है तो लाओ एक प्लेट मैगी खिलाना। हाँ, अभी खिलाती हूँ। ए टीटू, एक प्लेट मैगी लगा दे। टीटू उस औरत को एक प्लेट मैगी देता है और वो औरत उस मैगी को खा के बहुत खुश होती है। ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है, इससे पहले मैंने ऐसा कोई स्वादिष्ट पकवान नहीं खाया है। आज से हर दिन एक प्लेट मैगी जरूर खाऊंगी। मैगी काफी स्वादिष्ट थी क्योंकि जमींदारनी उसके अंदर स्वादिष्ट पकवान बनाने वाली दवाई डालती थी, मगर इस बात से गांव के लोग अनजान थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग जमींदारनी के मैगी के ठेले पर ही अपना नाश्ता और कई बार खाना भी खाया करते थे। अनिल और कुलदीप के ग्राहक ना के बराबर हो चुके थे, इसलिए एक दिन कुलदीप अनिल के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अनिल भाई, आजकल धंधा कितना हो रहा है? अब क्या बताएं, धंधा तो ना के बराबर चल रहा है। सब उस जमींदारनी की मैगी के कारण हुआ है। अनिल भाई, मुझे लगता है हमें एक बार जाकर वो मैगी खानी चाहिए।
हाँ हाँ चलो जाकर खा के आते हैं। अनिल और कुलदीप दोनों ही जमींदारनी की मैगी की दुकान पर जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, वो टीटू को मैगी बनाते हुए देखते हैं। टीटू स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहा था। टीटू, ये तुम मैगी में क्या डाल रहे हो? ये किस तरह का केमिकल है? अरे भाई कुछ नहीं है, ये तो मैगी को स्वादिष्ट बनाती है। नहीं, मैंने देखा तुम स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डाल रहे थे। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लोग इसे खाकर बीमार पड़ सकते हैं? तभी वहाँ जमींदारनी आ जाती है और दोनों से कहती है, हाँ तो डाल रहे हैं हम वो दवाई, उससे तुम्हें क्या? मगर ये गलत है। हाँ तो क्या? मैं इस गांव की सबसे अमीर इंसान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, जो करना है करो। सबको यही लगेगा कि तुम दोनों का धंधा ठप हो गया है, इसीलिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। अभी जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। अनिल और कुलदीप वहां से चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अनिल की दुकान के पास एक साधु खड़ा है। बेटा, खाना खिला दो। बेटा, बड़ी दूर से यात्रा करके आया हूँ, कुछ खिला दो। दूध, पकौड़े, कुछ भी चलेगा। हाँ साधु जी, अभी मैं आपको खाने के लिए पकौड़े देता हूँ। मैं भी आपके लिए दूध और ओरियो लेकर आता हूँ। कुलदीप दूध और ओरियो लेकर आता है और अनिल पकोड़े। साधु अनिल के पकोड़े और कुलदीप के ओरियो बिस्किट को खाकर दूध पी लेता है। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने देखा तुम दोनों मेरे पास आए तब दुखी थे। क्या बात है बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनिल और कुलदीप नीतू जमींदारनी की सारी बातें साधु को बताते हैं, जिसे सुनकर साधु उनसे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम दोनों जमींदारनी से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट पकवान बना सकोगे, मगर तुम दोनों को एक साथ काम करना होगा। साधु अपने हाथों को आगे करता है और एक मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही उनके हाथों में एक जादुई कढ़ाई आ जाती है। वो कढ़ाई वो अनिल को देते हुए उससे कहते हैं, ये कढ़ाई लो, इस कढ़ाई में पानी भी तेल का काम करेगा। इसमें तुम दोनों अपने अपने पकवान साथ मिलाकर बनाना और साथ में काम करना। बस बढ़ते रहो और अच्छे कर्म करो। जी साधु जी। साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुलदीप अनिल को ओरियो देता है और उसे कढ़ाई में डालकर तलने लगता है। अनिल उस ओरियो पकोड़े को बाहर निकालता है और दोनों ही उसे खाते हैं। वो ओरियो पकोड़ा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ये तो सच में स्वादिष्ट है, इसे तो हमें अभी से बेचना शुरू कर देना चाहिए। अनिल और कुलदीप दोनों ओरियो पकोड़ा बेचना शुरू करते हैं। पकौड़े पकौड़े, ओरियो पकौड़े, इसे खाकर कोई भी पेट पकड़ के ना दौड़े, क्योंकि ये है स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छे भी। तो खाओ हमारे पकौड़े। तभी वहाँ से एक व्यक्ति अपना पेट पकड़कर जा रहा था। वो ओरियो पकोड़े सुनकर रुक जाता है और कहता है, अरे ये क्या है भाई, ओरियो पकौड़े पहले कभी तो नहीं सुने। अरे सुने नहीं है तो खाकर देख लो। और भाई, तुम ये पेट पकड़कर क्यों बैठे हो? अब क्या बताऊं भाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गांव में कई लोगों को ये दिक्कत हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये ओरियो पकौड़े खाऊं या ना खाऊं। खा के देख लो, क्या पता तुम्हारे पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। पकवान है कि दवाई? लाओ खा कर देखता हूँ, एक प्लेट खिला दो। कुलदीप उस व्यक्ति को एक प्लेट ओरियो पकोड़े खाने को देता है। वो आदमी जैसे ही ओरियो पकोड़े खाता है, उसके पेट का दर्द खत्म हो जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई ओरियो पकौड़ा है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द चला गया। लाओ भाई, एक प्लेट और खिला दो। कुलदीप उसको एक प्लेट और देता है। दूसरी ओर गांव में लोग बीमार होने लगते हैं, जिस वजह से सारे लोग अनिल और कुलदीप के ओरियो पकोड़े खाने लगते हैं। धीरे धीरे
जमींदारनी के मैगी के ग्राहक ना के बराबर हो जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर जमींदारनी टीटू से कहती है, अरे क्या हुआ? इतना अच्छा धंधा चल रहा था, अचानक ग्राहक कितने कम क्यों हो गए? मालकिन, वो हमारी मैगी खाकर लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, और दूसरी ओर वो अनिल और कुलदीप कोई अजीब पकवान बेच रहे हैं। ओरियो पकौड़े। हाँ, ओरियो पकौड़े बेच रहे हैं, जिसे खाने के बाद सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कोई जादुई तरीके से ओरियो पकौड़े बना रहे हैं? जी मालकिन जी, कढ़ाई में वो लोग पकौड़े बना रहे हैं। वो जादुई कढ़ाई है जिसे एक साधु आशीर्वाद के तौर पर उन्हें भेंट देकर गए थे। उस कढ़ाई में जो भी बनता है वो स्वादिष्ट ही होता है और बीमारी भी ठीक कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो कढ़ाई मेरे पास होनी चाहिए। जैसे ही रात होगी हम दोनों जाकर उस कढ़ाई को चुरा लेंगे। टीटू पहले छल किया करती थी और अब चोरी भी करने लग गई। चुप कर, जैसा कहती हूँ वैसा कर। जैसे ही रात होती है, रात के अंधेरे में जमींदारनी और टीटू दोनों ही अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े की दुकान पर आते हैं। वो दुकान खोलकर उसमें से वो कढ़ाई ढूंढने लगते हैं। कढ़ाई मिल जाती है। जैसे ही जमींदारनी और टीटू कढ़ाई को लेकर दुकान से निकलते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि सामने प्रधान, अनिल, कुलदीप गांव वालों के साथ खड़े हैं। जमींदारनी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। प्रधान जी, आप? हाँ, मैं। जब गांव में लोग ज्यादा बीमार पड़ने लग गए थे, तब मैं तुम्हारी मैगी की जांच करने आया था। तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे कामगार टीटू से बात करते हुए सुना। प्रधान जी, हमने खुद देखा है इन्हें वो स्वादिष्ट बनाने वाली दवाई को मैगी में डालते हुए, जिस वजह से लोग बीमार पड़ गए थे। प्रधान जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चोरी से नहीं भाग पाओगे और हमने तुम्हें कढ़ाई चुराते हुए भी पकड़ लिया है। लालच में इतनी अंधी हो गई कि गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर बैठी। क्या करोगे इतने पैसों का? क्या मृत्यु के बाद एक पीतल का सिक्का भी अपने साथ ले जा पाओगी? तो किस बात का इतना लालच? तुम्हें और तुम्हारे कामगार दोनों को इस गांव से निकाला जाता है। चले जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रधान और गांव वाले नीतू जमींदारनी और उसके कामगार टीटू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और अनिल और कुलदीप के ओरियो पकौड़े पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं। धर्मपुर नाम का एक गांव था, जहां किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। गांव हाईवे के करीब होने के कारण वहां का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। किशन वैसे तो एक गरीब किसान था। उसका शहर जाकर दुकान खोलने का सपना था। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो मैं आज इस कदर परेशान नहीं होती और अपना भविष्य तुम्हारे साथ नहीं देखना पड़ता। तुम हर सुबह मुझे ताना सुनाती हो। अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तुम्हें कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो मिल रही है। वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए जी, आप भले ही मुझसे जो जी में आए कहिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, पर तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? बच्चों ने कितने दिनों से बर्गर और पिज्जा नहीं खाया है। उनकी जिद है कि अब उन्हें घर का खाना नहीं खाना। तुम तो जानती हो भाग्यवान, इस बार खेती में ज्यादा बारिश के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से नील गाय कितने सारे आ गए हैं। अब हम खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते। ये मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को कौन समझाए? किशन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है। बच्चे घर के अंदर आते ही सवाल पूछने लगते हैं। पापा, मेरा पिज्जा कहाँ है?
ना पिज्जा है और ना बर्गर। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ पापा, मेरे सारे क्लासमेट्स टिफिन में बर्गर और पिज्जा लेकर आते हैं और एक हम है कि भिंडी लौकी खाते रहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। तुम दोनों चिंता न करो, हमारा समय भी बदलेगा, कुछ दिन और इंतजार कर लो। किशन और बच्चों की बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए। तब साया ने किशन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा भाई उन्हें ये सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहने के बाद साया अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और किशन घर पर अकेला रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। हे भगवान, अब और कैसे दिन देखूंगा मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। किशन को रोता देख वहाँ पर गांव के बहुत बड़े जमींदार रामचरण सिंह आ गए और किशन से पूछने लगे, किशन, क्या बात है भाई? क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? अरे जमींदार साहब आइए, अब क्या बताऊं, खेती बारिश की वजह से खराब हो गई। पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ना परिवार साथ है, न किस्मत। जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बात पैसे की समझ आ रही है कि आर्थिक स्थिति तुम्हारी संकट में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शहर जाकर कोई व्यापार करना है, पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए देता हूँ। उन पैसों से शहर चले जाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और क्या? बड़ी मेहरबानी होगी साहब, इतना मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। किशन जमींदार से पैसे ले लेता है और शहर चला जाता है और शहर में दर बदर भटकने के बाद उसे एक आटा चक्की में नौकरी मिल जाती है। किशन, तुम्हें मैं महीने के 8000 रुपए दूंगा। तुम्हें मन लगाकर आटा चक्की की दुकान में काम करना है। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुननी। जैसा आप कहें, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किशन कुछ दिन उस आटा चक्की में काम करता है। एक दिन हिसाब के हेर फेर की वजह से उसका उस आटा चक्की के मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कितना ईमानदार समझा था, पर तुम तो चोर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी दुकान से और इस बाजार में कभी नजर मत आना। तुम्हें यहाँ अब कोई भी काम नहीं देने वाला। मैंने आपके यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। और हाँ, मुझे भी आपके पास कोई काम नहीं करना। मेरी 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए बस। किशन अपने मालिक से पैसे लेकर सामने वाले पिज्जा की दुकान पर बैठ जाता है और देखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पिज्जा खाओ। यार, मैं अकेले कितना काम करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मिल जाए तो मैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। लच्छू की बात सुनकर किशन उसके पास चला गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मुझे भी पिज्जा बनाना सिखा दीजिए। मैं लोगों के जूठे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। लगता है ये मजबूर है। इसकी मजबूरी का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे दुकान में काम कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 2000 ही दूंगा और काम पूरे दिन करवाऊंगा। मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं जरूर काम करूंगा। इतना कहकर किशन उस दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत चुके थे। किशन अब पिज्जा बनाना बखूबी जान चुका था। थोड़े से पैसे जमा करके किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने अपने ससुराल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके बच्चे जूते सिलने और उन्हें पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और उसकी पत्नी साया लोगों के घरों में काम कर रही है। आओ साहब,
जूते पॉलिश करवा लो, सिर्फ 10 रुपए में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। आ जाओ, आ जाओ। अपने बच्चों की ये दशा देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? और तारा की मम्मी कहाँ है? अपने पिता किशन को देखकर दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं और उसके पास रोने लगते हैं। किशन को देखकर साया भी बड़ी खुश हुई और किशन से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा जी, मेरी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपने भाई और उसकी पत्नी की बहुत ताने सुनती हूँ। बस अब बहुत हुआ, चलिए अब अपने घर चलिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। आखिर कैसे वो मेरे बच्चों से जूते पॉलिश करवा सकता है? किशन साया के बड़े भाई यानी अपने बड़े साले से जाकर मिलता है और उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों से काम करवाया और मेरी पत्नी से भी। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इन्हें हर रोज इनके मन का खाना खिला सकूं, और इतना ही है तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूं। किशन अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चला आता है और देखता है कि रामचरण ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर रखा है। अरे आओ किशन आओ, मेरे ब्याज के पैसे मुझे दे देना और अपना घर छुड़वा लेना। पर 2000 रुपए के लिए आपने मेरा घर और खेत कैसे ले लिया? 2000 नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 20,000 दिए थे और अब उसका ब्याज और सूद मिलाकर तुम्हें मुझे पूरे 1 लाख देने हैं। पैसे दो और अपनी जमीन और अपना घर ले जाओ। रामचरण ने किशन को अपने घर से बेघर कर दिया और किशन अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ गया। और तब किशन ने अपनी पत्नी साया से कहा, तुम चिंता ना करो भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है जो हमें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं शहर में था तो मैंने पिज्जा बनाने का काम सीखा था और अब मैं वही इस गांव के पास लगे हुए हाईवे के सामने खोलूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या सच? आप सच में पिज्जा की दुकान खोलेंगे? जैसा आप कहें जी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो और मैं दुकान चलाऊं, और तो और मुझ में दुकान चलाने का हुनर भी है। तब देर किस बात की, हम ऐसा ही करेंगे। किशन और साया ने हाईवे के एक जमीन पर एक छोटा सा पिज्जा का दुकान खोल लिया और उसका नाम रखा पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। देखते ही देखते दुकान चल पड़ी और उस दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा रहने लगी। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम जरूर काबिल होंगे। बस हमें मेहनत और लगन से सारे काम करने हैं। आपने सही कहा। अब बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छा संस्कार भी देंगे। एक तरफ किशन के घर पर खुशियां आई हुई थीं, दूसरी तरफ रामचरण किशन की कामयाबी से जलने लगा था। रामचरण ने तय किया, उस किशन ने तो काया ही पलट दी और अब ये मैं देख नहीं सकता। कल मुझे मेरे पैसे देकर अपना घर और खेत दोनों मुझसे ले गया। मालिक, आप भी खामखा चिंता कर रहे हैं, हमें बस उसकी दुकान तोड़नी ही तो है, और क्या। आज ही रात को हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आइए बहन जी, आप दुकान के अंदर आइए और पिज्जा खाइए। साया ने खुद अपने हाथों से एक पिज्जा उस सुंदर औरत को परोसा। वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट पिज्जा है, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं।
मेरी पत्नी ने आपको बहन कहा है और आप अब घर की हुई। आप पैसों की चिंता ना कीजिए और पेट भर के खाइए। जैसे ही किशन ने इतना कहा, उस सुंदर औरत ने एक परी का रूप धारण कर लिया और उनसे कहने लगी, हमेशा खुश रहो किशन और साया। मैं एक मायावी परी हूँ। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा मन मोहित कर लिया। अब से तुम जो भी पिज्जा बनाओगे वो विशाल पिज्जा बन जाएगा और एक पिज्जा खाते ही सभी का पेट भर जाएगा। तुम्हारे दुकान को अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई और किशन और साया उस परी के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा खुश हो गए। रात को रामचरण अपने कुछ गुंडे लेकर उनके दुकान पर पहुंचा। जाओ, इसकी दुकान को हाईवे से नीचे गिरा दो। आप चिंता ना करिए। जैसे ही वो गुंडे उस पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे की दुकान के पास पहुंचे, सामने से एक पेड़ की डाली बहुत तेजी से उनकी तरफ आई और उन्हें अपने साथ उठाकर पेड़ के ऊपर लेकर चली गई। बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से नीचे उतारो, बचाओ हमें। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर किशन का परिवार आ गया और कहने लगा, बड़ा मजा आया। रामचरण काका तो पूरे बंदर लग रहे हैं। जी हाँ, जैसे को तैसा। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करूंगा। साया के भाई को भी मैंने ही पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश न रहें। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परिवार कितनी मुश्किल में था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? जाओ और अब तुम ऐसे ही तड़पो। किशन और साया वहाँ से चले गए। रामचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस पेड़ ने उन्हें नीचे उतार दिया। तब से किशन अपना पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे से चलाने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। शिमरानगढ़ नाम का एक गांव था जहां पर समीर नाम का व्यक्ति समोसा बेचकर अपना गुजारा किया करता था। ठीक समीर की दुकान के सामने सुयोग नाम का व्यक्ति पानी पूरी बेचा करता था। और तुम्हारी पानी पूरी की दुकान कैसी चल रही है? आजकल ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हारी दुकान पर। शायद लोग मेरी दुकान से समोसा खाने में व्यस्त हो गए होंगे। भाई समीर, तुम्हारी दुकान मेरे सामने ही है और लोग तो मुझे तुम्हारी दुकान पर भी नहीं दिखते हैं। तो लोग गए कहाँ? शायद तुम्हारे समोसे खाने से उनका पेट दर्द करने लगा होगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते हैं और शहर से पूनम नाम की महिला गांव में प्रवेश करती है। पूनम के गांव में आने के बाद से लोग ना तो सुयोग की पानी पूरी खा रहे थे और ना ही समीर के समोसे। एक दिन दोनों के रास्ते फिर से टकराते हैं। भाई सुयोग, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अभी क्या बताऊं समीर, कोई आजकल पानी पूरी खाने आता ही नहीं है। धंधा एक बार में ही इतना नीचे कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है सुयोग भाई। मैंने सुना है कि कोई पूनम नाम की महिला इस गांव में आई है और उसने कोई नया खाने का व्यंजन बेचना शुरू किया है। चलो फिर जाकर देखकर आते हैं। समीर और सुयोग दोनों ही पूनम की दुकान जाते हैं और देखते हैं कि पूनम कोई गोल मिठाई जैसे व्यंजन को बेच रही है। पूनम जी, ये आप गोल गोल खाने की क्या चीज बेच रही हैं? इसे मोमोज कहते हैं। खास इसे मैं शहर से सीख कर आई हूँ और जब से मैंने दुकान खोली है सारे गांव वाले सिर्फ मेरे पास ही ये अच्छे मोमोज खाने आते हैं। अभी इस गांव में कोई भी समोसा और पानी पूरी खाना ही नहीं चाहता। तुम अभी नई हो इस गांव में, ये मोमोज की दुकान गांव में बंद कर दो। तुम्हारे मोमोज की वजह से कोई मेरे यहाँ पानी पूरी खाने नहीं आ रहा। सही कहा, इस मोमोज की वजह से मेरी दुकान पर भी कोई समोसा खाने नहीं आ रहा। मैं तो मोमोज बेचना बंद नहीं करूंगी।
तुम दोनों को जो करना है करो। अभी जाओ, मुझे मोमोज बेचने दो। आए बड़े मुझे धमकाने। समीर और सुयोग वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर एक दूसरे से कहते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। जिस तरीके से ये पूनम शहर से मोमोज बनाना सीख कर आई है ना, उसी तरीके से हम दोनों को भी शहर से कुछ सीख कर आना पड़ेगा। इस पूनम को मजा चखाने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। समीर और सुयोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। बीच में उन्हें जंगल का रास्ता मिलता है। जब वे जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे, तभी समीर का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अरे समीर, तुम कहाँ गिर गए भाई? ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? पक्का किसी शिकारी ने किसी जानवर के लिए गड्ढा खोद कर रखा होगा। तभी उस गड्ढे में से समीर सुयोग को आवाज लगाता है, सुयोग, नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। वो देखता है कि गड्ढे के नीचे एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर दूर दूर तक एक अनोखे चमकते हुए आलू के खेत थे। दोनों ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? जी, हम शहर की तरफ जा रहे थे, तभी मैं गलती से इस गड्ढे में गिर गया। जब मैं नीचे आया तो देखा कि यहाँ तो कोई अलग ही दुनिया बसी हुई है और दूर दूर तक आलू की खेती है। ये कोई साधारण आलू नहीं है, ये आलू इच्छा पूरी करते हैं। अगर ऐसा है तो एक आलू मुझे भी खाने के लिए दीजिए ना। मेरी भी एक इच्छा है। मुझे मेरी पानी पूरी दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, उस मोमोज वाली से भी ज्यादा। मगर मैं तुम दोनों की ये इच्छा पूरी करने वाले आलू नहीं दे सकता। तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ईर्ष्या है। मैं तुम दोनों को ये आलू तभी दूंगा जब तुम अपने अपने अहंकार को खत्म करके साथ में मिलकर काम करने का निर्णय लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधु उन दोनों को एक आलू के 2 भाग करके दे देता है। अब आधा आलू तुम खाओ और आधा आलू तुम, और एक साथ अपनी इच्छा को मांगो। हम दोनों गांव में सबसे अच्छा और प्रसिद्ध समोसा पानी पूरी बेचना चाहते हैं। आलू से इच्छा कहते ही दोनों वापस उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। वो अपनी दुकान पर लौटते हैं, तब उन्हें वहां पर समीर और सुयोग की दुकान के बीचों बीच एक आलू का पेड़ नजर आता है। ये आलू पेड़ पर कैसे उग रहे हैं? हमारी कल की इच्छा का फल ये आलू का पेड़ है। चलो, इसमें से आलू तोड़ लो। मैं इसके समोसे बनाऊंगा और तुम उस समोसे में पानी पूरी का तीखा और मीठा पानी डालकर लोगों को खिलाना शुरू कर देना। समीर पेड़ के आलू से समोसा बनाने लगता है और सुयोग पानी पूरी की तैयारी करने लगता है। जब सब तैयार हो जाता है, तब दोनों अपने समोसा पानी पूरी को बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों एक ही दुकान में काम करने लगते हैं। आओ आओ, समोसा पानी पूरी को चखो। यकीन नहीं आ रहा है तो खुद खा कर देख लो। तभी वहाँ से एक औरत गुजर रही थी। समोसा पानी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जरा एक प्लेट खिलाना। सुयोग समोसा को लेकर उसमें छेद करके उसमें मीठा और तीखा पानी डालकर उस औरत को एक प्लेट समोसा पानी पूरी दे देता है। जैसे ही वो औरत उस समोसा पानी पूरी को खाती है, उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कभी कुछ नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भाई, और 2 प्लेट देना और 10 प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। जी, अभी देता हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में समीर और सुयोग की पानी पूरी की बातें होने लगती हैं और पूरा गांव समोसा पानी पूरी का दीवाना हो जाता है। वो सिर्फ शिमरानगढ़ नहीं बल्कि दूसरे गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुके थे, मगर उनका उगता सूरज किसी और को चुभ रहा था। अब लोगों को क्या हो गया?
मेरे दुकान पर आजकल कोई आता ही नहीं है। किसी को मोमोज खाना ही नहीं है, सबको वो समोसा पानी पूरी खाना है। और ये समोसा पानी पूरी कितना अजीब है। पूनम खुद से बातें करने में लगी थी, तभी वहाँ पर सूरज दलाल आ जाता है। क्या हो गया पूनम जी, मोमोज नहीं बिक रहे, इसीलिए तो परेशान नहीं हैं। मैं परेशान क्यों ना हूँ, इतनी मेहनत करके शहर जाकर मैं मोमोज बनाना सीख कर आई थी। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे पता है कि उन दोनों की दुखती रग क्या है। क्या है, मुझे बताओ। और तुम्हें कैसे पता? सब बताता हूँ, धैर्य रखिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मगर आपको मेरी मुंह बोली रकम देनी होगी। ठीक है बाबा। सूरज पूनम को आलू के पेड़ के बारे में बताता है और उसके साथ मिलकर समीर और सुयोग के समोसा पानी पूरी को गांव से हटाने की योजना बनाने लगता है। रात हो जाती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके अपने घर जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर पूनम और सूरज आते हैं। देखिए, मैं इसी पेड़ की बात कर रहा था। यही वो पेड़ है जो अचानक से एक ही दिन में उग गया। इसी पेड़ के आलू तोड़कर वो लोग समोसा पानी पूरी बनाते हैं। मैंने कभी आलू देने वाले पेड़ के बारे में नहीं सुना है। इसमें पक्का किसी तरह का जादू होगा। आज इसे यहीं जलाकर राख कर दूंगी मैं। फिर देखती हूँ ये लोग कैसे समोसा पानी पूरी बनाते हैं। दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं और दोनों काफी थक जाते हैं। पूनम जी, मैं तो कहता हूँ कि बाकी पेड़ कल काट लेंगे। सुबह होने वाली है, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, कल आकर अपना काम पूरा कर लेंगे। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज उगने लगता है, समीर और सुयोग दोनों ही अपनी दुकान खोलने आते हैं और देखते हैं कि पेड़ आधा कटा हुआ है। और जैसे ही सूरज की किरण उस पेड़ पर पड़ती है, पेड़ वापस से ठीक हो जाता है। तुमने देखा जो मैंने देखा? हाँ, मैंने देखा किस तरह से ये पेड़ अपने आप ही ठीक हो गया। मगर इस पेड़ को काटा किसने था? वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और समोसा पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। दिन खत्म होता है और रात आती है। समीर और सुयोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। रात के अंधेरे में फिर पूनम और सूरज उस पेड़ के पास आते हैं। अरे, ये पेड़ तो हमने कल आधा काटा था, ये ठीक कैसे हो गया? अब फिर से इसे पूरा काटना पड़ेगा। आप चिंतित ना होइए पूनम जी, मेरे पास दूसरी योजना भी है। हम इस पेड़ को आग लगा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पूनम और सूरज एक लकड़ी पर मशाल जलाते हैं और जैसे ही सूरज पेड़ को जलाने वाला होता है, पेड़ की जड़ें दोनों पूनम और सूरज को अपने अंदर समा लेती हैं। अगली सुबह जब समीर और सुयोग वहां आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर अब 3 पेड़ हो चुके हैं। कमाल है, अब तक तो एक ही पेड़ था, अब 3 हो गए। पुरीगंज नाम का एक गांव था, जहां पर सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। सुरेश और गांव के काफी लोगों को दूसरे गांव जाना पड़ता था। माँ, थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मुझे पानी पूरी खाने जाना है। नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। 20 रुपए के पानी पूरी के लिए 40 रुपए खर्च करके पानी पूरी खाने जाते हो तुम। माँ, आप क्या कर सकते हैं? हमारे गांव में पानी पूरी वाला तो है ही नहीं। इस गांव में बड़े पहाड़ को छोड़कर और कुछ नहीं है। जब सुरेश अपनी माँ से ये बात कर ही रहा होता है, उतने में ही सुरेश के पिता वहाँ आ जाते हैं। बेटा, तुम जब देखो तब सिर्फ पानी पूरी खाने की ही बातें करते रहते हो। ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरे हाथ खेती कर कर के घिस चुके हैं। हाँ पिताजी, मैं काम ढूंढ लूंगा। जब देखो तब आप मुझे ताना देते रहते हैं। अच्छा छोड़िए, थोड़े पैसे दे दीजिए, पानी पूरी खाने दूसरे गांव सुभाष नगर जाना है। बेटा, तुम कब सुधरोगे?
सुरेश के पिताजी सुरेश को पानी पूरी खाने के लिए 50 रुपए देते हैं और सुरेश गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त रोहन का इंतजार करने लगता है। रोहन थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं रोहन, माँ और पिताजी दोनों ही काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, नहीं तो सुभाष नगर जाने वाली बस छूट जाएगी। हाँ, चलो। सुरेश और रोहन दोनों ही पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी ओर गांव का लालची जमींदार लखन अपने कामगार गुल्लू को अपने पास बुलाता है। बताइए क्या काम आ गया मालिक? मैं कोई नया व्यापार करना चाहता हूँ। बताओ, इस गांव में लोगों के पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं और थोड़े पैसे ऐड सकूं? वैसे तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं मालिक, मगर गांव के काफी लोग पानी पूरी खाने दूसरे गांव जाते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई पानी पूरी बेचता ही नहीं है। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं? अब आएगा मजा। जाओ गुल्लू, और पानी पूरी का ठेला तैयार करो और पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। और हाँ, ध्यान रहे, पानी पूरी 50 रुपए के नीचे मत बेचना। समझ आई बात? मगर पानी पूरी तो दूसरे गांव में 20 रुपए की मिलती है मालिक। हाँ, मगर हम 50 में ही बेचेंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जाओ जाकर तैयारी करो। गुल्लू पानी पूरी बेचने की तैयारी में लग जाता है। सुरेश और रोहन पानी पूरी खाकर अपने गांव लौट आते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए इतनी दूर जाते हैं, मगर पानी पूरी खाकर सारी थकान एक बार में निकल जाती है। बात तो तुम सही कह रहे हो। काश हमारे गांव में भी एक पानी पूरी की दुकान होती तो हमें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। सुरेश और रोहन दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और गुल्लू जमींदार की पानी पूरी के ठेले का पूरा इंतजाम कर लेता है। अगला दिन होता है और रोहन और सुरेश एक बार फिर से उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। और रोहन, चल फिर से पानी पूरी खाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही वो दोनों पानी पूरी खाने जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। सुरेश और रोहन भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर गुल्लू पानी पूरी बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। रोहन गुल्लू से पानी पूरी का भाव पूछता है और दोनों ही पानी पूरी का भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 50 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 20 रुपए में ही पानी पूरी मिल जाती है। उतने में ही जमींदार लखन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो पानी पूरी, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में पानी पूरी खाने के लिए भी 50 रुपए ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो ये आपकी दुकान है। तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में पानी पूरी क्यों बेच रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हमारी पानी पूरी की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम पैसों में पानी पूरी खिलाएंगे। जाओ जाओ, बस गांव में एक मैं ही हूँ जिन्हें बाहर के लोग पानी पूरी की पूरी बनाकर देते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम दुकान कैसे खोलते हो। सुरेश और रोहन दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो कैसे पानी पूरी की दुकान के लिए पूरी ढूंढ सके। तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम पूरी का जुगाड़ करेंगे कैसे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठता रहेगा। जब वो ये बात कह ही रहे होते हैं, वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी ही थकी हुई हालत में गुजर रहा होता है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। आप ठीक तो है ना दादाजी? रुकिए, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूँ।
रोहन, जाओ पास में जो भी घर हो वहाँ से पानी लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। रोहन भागकर जाकर पास वाले घर से पानी लेकर आता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पीने के लिए देता है और उनसे पूछता है कि वो इतने थक हार कर कहाँ से आ रहे हैं। बेटा, मैं गांव के पहाड़ की चोटी चढ़कर आ रहा हूँ। वहाँ पर खास तरह की जड़ी बूटियाँ और खेत में बोने वाले बीज हैं। अगर आज तुम दोनों मुझे पानी ना पिलाते तो शायद आज मैं जिंदा ना बचता। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना कहने के बाद अपने झोले में हाथ डालकर सुरेश और रोहन को वो जादुई बीज देता है और कहता है, जब भी तुम इन बीज को अपने खेत में बोओगे तब तुम्हें 5 बार उस वस्तु का नाम लेना होगा जिसे तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो और अगले दिन वो उग जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर अपने रास्ते चला गया और सुरेश और रोहन उस जादुई बीज को अपने घर लेकर चले जाते हैं। चलो आज ही जाकर इस बीज को मेरे पिताजी के खेत में गाड़ देते हैं और देखते हैं कि ये सच में जादुई है या नहीं। सही कह रहे हो, अगर ये काम कर गया ना तो हमारी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। सुरेश और रोहन दोनों ही उस बीज को लेकर खेत में जाते हैं और 5 बार पानी पुरी का नाम लेकर उस बीज को खेत में बो देते हैं। अगली ही सुबह खेत में पूरी उग जाती है और सुरेश और रोहन दोनों ही अपनी पानी पुरी का ठेला डाल देते हैं और सिर्फ 20 रुपए में पानी पुरी बेचना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। सुरेश अपने ग्राहक को पानी पुरी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी पानी पूरी नहीं खाई। मजा आ गया इस पानी पूरी को खाकर। एक काम करो और 2 प्लेट लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे करके सभी सुरेश और रोहन के पानी पुरी के ठेले पर आने लगते हैं। जब भी पूरी कम पड़ जाती है, पानी पुरी की खेती से पूरी लेकर आ जाता है। गांव वालों ने जमींदार के पानी पुरी के ठेले में से पानी पुरी खाना बंद कर दिया था। ये देखकर जमींदार आग बबूला हो जाता है और अपने कामगार गुल्लू से कहता है, गुल्लू, क्या हुआ? पानी पूरी का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो पानी पूरी को 20 रुपए में बेच रहा है और हम 50 रुपए में। और मैंने तो सुना है कि उसकी पानी पूरी काफी स्वादिष्ट है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। अब कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना गुल्लू। चलो मेरे साथ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही रात के अंधेरे में आकर सुरेश और रोहन के ठेले में आग लगा देते हैं। बहुत पानी पूरी बेचने का शौक था ना, अब बेचते रहना पानी पूरी। अगले दिन जब सुरेश और रोहन अपनी पानी पूरी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। ये किसने किया? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पक्का उस जमींदार का काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी पानी पूरी की दुकान नहीं चल रही होगी और वो लोगों से पैसे नहीं ऐंठ पा रहा होगा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। सुरेश और रोहन फिर से ठेला बनाते हैं और अपनी पानी पूरी एक बार फिर से गांव में बेचना शुरू करते हैं। और ये बात गुल्लू जाकर अपने मालिक जमींदार लखन को बताता है। क्या उन्होंने फिर से अपना ठेला लगा लिया? जी मालिक, इनके ठेले पर आग लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सीधा जड़ पर हमला करेंगे। मैंने सुना है कि सुरेश के पिता के पास एक खेत है जहाँ पर ये दोनों जादुई पानी पूरी की खेती करते हैं। ये तो मैंने भी सुना है, मगर आप करने क्या वाले हैं? चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बस तुम मेरे साथ चलो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और गुल्लू दोनों ही पानी पूरी की खेत में आ जाते हैं।
तो ये है इनकी पानी पूरी की पूरी का राज। आज सब खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही जमींदार खेत में आग लगाने वाला होता है, उतने में ही खेत के बाजू में गड़े पेड़ की जड़ें उन्हें जकड़ लेती हैं। मालिक आप बचाइए, मालिक आप बचाइए। अरे मैं खुद जकड़ा गया हूँ। पूरी रात जमींदार और गुल्लू फंसे होते हैं। अगले दिन जब सुरेश और रोहन पूरी की खेती करने आते हैं, तभी वो जमींदार लखन और गुल्लू को जकड़ा हुआ देखते हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश और रोहन, मैं तुम्हारी खेती जलाने के लिए आया था, मगर यहाँ के झाड़ों ने हमें जकड़ लिया। मैं तुम दोनों को आश्वासन देता हूँ कि मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा और पानी पूरी भी 20 रुपए में बेचना शुरू कर दूंगा। ये झाड़ इन खेतों की रक्षा करते हैं। आपको अपनी गलती का पछतावा है, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। जैसे ही सुरेश और रोहन जमींदार और गुल्लू को माफ कर देते हैं, वैसे ही पेड़ उन्हें छोड़ देते हैं।